एल्केन्स में जो डिफरेंसेस हैं, तो सबसे कम एल्केन्स का बॉइलिंग पॉइंट था, और इसका मतलब ये है कि उनकी इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस सबसे कम है, यू नो, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट, these are function of intermolecular forces. Higher, stronger the intermolecular forces, यानी intermolecular forces का मतलब क्या है कि एक ही चीज के दो मॉलिक्यूल पड़े हुए हैं, वो आपस में कितने एक दूसरे की तरफ अट्रैक्टेड है, कितने एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, राइट? तो सॉलिड से लिक्विड से गैस करना क्या है, सॉलिड के अंदर वो बिल्कुल एक दूसरे के करीब होते हैं, लिक्विड में थोड़े से दूर होते हैं, और गैसेस में बिल्कुल ही आजादी से मूव कर रहे होते हैं, राइट? सॉलिड्स बिल्कुल करीब इकट्ठे इकट्ठे मूव कर रहे होंगे, लिक्विड में शायद जरा जरा सा वो यूं हो रहा, और गैस में बिल्कुल यूं यूं मूव कर रहे होते हैं, यानी इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस। दरमियान में दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान में जो फोर्स है वो सॉलिड्स में सबसे ज्यादा होती है, उससे कम होगी लिक्विड, उससे कम होगी तो गैस, राइट? और बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट क्या है, वो एनर्जी, वो हीट देना, जिससे वो एनर्जी ट्रांसफर हो, वो मॉलिक्यूल्स हीट अप हो, और उसके बाद उनके जब हीट अप हो तो उनसे वो एक दूसरे काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो और वो फेज चेंज हो ना। बॉइलिंग क्या है कि वो लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो जाए, और मेल्टिंग क्या है कि सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए। तो जितना ज्यादा इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस होंगी उतना ज्यादा ही मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट्स होंगे। तो अगर हम कह रहे हैं कि मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल्स का, और उससे कम है अल्काइल हैलाइड्स का, सबसे कम है एल्केन्स का, तो इसका मतलब सबसे ज्यादा इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस अल्कोहल्स में, उससे कम अल्काइल हैलाइड्स में, और उससे कम एल्केन्स में। अब ये ट्रेंड क्यों है, तो हमने कहा था हाइड्रोकार्बन्स जो कि एल्केन्स हैं, उनके अंदर सिर्फ कार्बन्स और हाइड्रोजन्स हैं, और कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है, तो बॉन्ड सारे नॉन पोलर हैं, कोई पोल्स नहीं बने हुए, दोनों एटम्स जो बॉन्ड बना रहे हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी करीब करीब ही है। इसका मतलब है पोल्स नहीं है, यानी पोल यानी कि एक नेगेटिवली चार्ज पोल एक पॉजिटिवली चार्ज पोल, ऐसा नहीं है, सारे ही एक जैसे हैं। नॉन पोलर कंपाउंड, नॉन पोलर बॉन्ड्स हैं सारे सारे, तो इसका मतलब पूरा कंपाउंड एज अ होल नॉन पोलर है। और जब वो नॉन पोलर होगा तो इसका मतलब कोई डायपोल नहीं है, दो दो पोल नहीं है, तो कोई डायपोल डायपोल स्ट्रॉन्ग है इंटरमोलेक्युलर इंटरेक्शंस, वो एल्केन्स में एग्जिस्ट ही नहीं करती, राइट? इसलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कम है। अल्काइल हैलाइड्स में एग्जिस्ट करती हैं क्योंकि हैलोजन बहुत स्ट्रांगली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेकिन अल्कोहल की निस्बत कम है, क्योंकि अल्कोहल्स में अगरचे ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंपेरेबल टू हैलोजन है, कुछ से ज्यादा कुछ से कम है, लेकिन ऑक्सीजन का हाइड्रोक्सिलिक ग्रुप में सिर्फ कार्बन के साथ बॉन्ड नहीं होता बल्कि हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड भी होता है, और इस वजह से अल्कोहल जो हाइड्रोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप है उसमें 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 हाइड्रोजन बॉन्डिंग का डोनर भी है और एक्सेप्टर भी है। इस वजह से डायपोल डायपोल फोर्सेस काफी स्ट्रांग होती हैं, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। तो इस पे हमने कल बात खत्म की थी। मैं चाहूंगा कि हम इधर से ये बीच में जो चीजें दी हुई हैं पेज 179 पे आ जाए, 28 में जो नीचे चीजें दी हुई हैं ये कोई इतने ज्यादा वो नहीं है अभी आपके लिए। पेज 179 सेकंड पैराग्राफ, table 5.2 lists the boiling points of some representative alkyl halides and alcohols. When comparing the boiling points of related compounds as a function of the alkyl group, we find that the boiling point increases with the number of carbon atoms as it does with alkanes, right? सही है ना? एक फ्लोरीन लगा हुआ है उसके साथ मेथिल ग्रुप लगा हुआ हो, या एक फ्लोरीन लगा उसके साथ एक फ्लोरीन उसके साथ प्रोपाइल, और एक और उसके साथ फिर ब्यूटाइल, और ये सारे ये हैं, ये सारे, तो किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, मेथिल फ्लोराइड का या एथिल फ्लोराइड का? किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा? एथिल फ्लोराइड का एथिल सर। फ्लोराइड। क्यों? कार्बन नंबर इंक्रीज होते जाते हैं तो। हाँ, कार्बन नंबर बढ़ता है, स्ट्रक्चर वो सरफेस एरिया बढ़ता है, इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस बढ़ती हैं, जिस तरह एल्केन्स में होता था इसी तरह। ऑलराइट, तो ये इसमें ये बात कर रहा था, तो यू शुड नो दिस, ये आपको आना चाहिए। फिर अगला, the importance of hydrogen bonding in alcohols is evident in the last column of the table, where it can be seen that the boiling points of alcohols are consistently higher than the corresponding alkyl fluoride, chloride और bromide। अगर आप ये मसलन देखिए टेबल 5.2 को, इसमें कोई भी उठा लें, लेट्स से सबसे आखिर में पेज में हेक्साइल दिया हुआ है, राइट? पहुंच गए आप? टेबल 5.2 सबसे आखिर में हेक्साइल दिया हुआ है। यस सर। yes. तो आप ये देखते चले जाएं, जो हेक्साइल फ्लोराइड है, और इसका सब्स्टिट्यूटिव नॉमेनक्लेचर में क्या इसका नाम होगा? ये तो फंक्शनल ग्रुप नॉमेनक्लेचर है ना, हेक्साइल फ्लोराइड। सब्स्टिट्यूटिव नाम क्या होगा इसका?
हेक्साइल फ्लोराइड का नाम क्या होगा? वन फ्लोरोहेक्सेन, राइट, वन फ्लोरोहेक्सेन। तो क्लोरीन, ये क्लोरीन लगा होगा तो उसका नाम क्या होगा? नमरा खान? नमरा खान, हफ्सा, हफ्सा खान? Yes, sir. 1-chlorohexane. वन क्लोरोहेक्सेन, ठीक है। ये था वन ब्रोमोहेक्सेन। तो ये सब्स्टिट्यूटिव नेम्स हैं, ये आपको आने चाहिए। तो आप देख रही हैं कि इनसे ज्यादा है हाइड्रोक्सिलिक ग्रुप का, सिवाय ये आयोडो के कुछ केसेस में। ये क्या है, ये अभी हम पढ़ते हैं, ये क्या चक्कर है। अमंग एल्काइल हेलाइड्स, अब ये एल्काइल हेलाइड्स के आपस में, यानी वी मूव डाउन द ग्रुप फ्रॉम से मेथिल फ्लोराइड को कंपेयर करें, मेथिल क्लोराइड, मेथिल ब्रोमाइड, मेथिल आयोडाइड, इन सब को कंपेयर करें डाउन द ग्रुप। The boiling point increases with increasing size of the halogen. Boiling point बढ़ेगा size of halogen बढ़ाने से। Alkyl fluorides have the lowest boiling points. Alkyl iodides the highest. Induced dipole attractive forces are mainly responsible and are favored when the electron cloud around an atom is easily distorted. तो इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यानी हम जब अक्रॉस एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में जंप करते हैं ना, तो फिर तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चेंज हो जाते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैटर करती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंसेस। बट डाउन द ग्रुप, एक ही ग्रुप में आप नीचे आ रहे हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंसेस हैं। ऊपर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आहिस्ता नीचे आते जाएंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती जाएगी, लेकिन डिसाइडिंग फैक्टर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस केस में नहीं है। इस केस में डिसाइडिंग फैक्टर जो है वो है पोलराइजेबिलिटी विद इन अ ग्रुप, पोलराइजेबिलिटी। और पोलराइजेबिलिटी किसे कहते हैं? पोलराइजेबिलिटी इस चीज को कहते हैं कि एक एटम के अंदर क्या जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है उसको कितने आसानी से हिलाया जा सकता है, ऑलराइट। और जो जो एटम का साइज बड़ा होता जाएगा उसकी पोलराइजेबिलिटी बढ़ती जाएगी। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि एक छोटा एटम है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स को क्या चीज खींच रही होती है, बाउंड करके रखती है? तो उसका न्यूक्लियस है ना, क्योंकि न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज होता है। थैंक यू वेरी मच। न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज होता है, उसके अंदर प्रोटॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स उसके गिर्द घूम रहे होते हैं। अब जो जो एटम बड़ा होता जाता है, और डाउन द ग्रुप यही होता है ना, हर ग्रुप, एक ग्रुप के अंदर आप नीचे जाते जाते हैं तो हर अगले पीरियड में एक शेल बढ़ता जा रहा है ना, एक शेल बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब है न्यूक्लियस से आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन्स का डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है। यानी इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर न्यूक्लियस का उतना काबू नहीं है जितना। ज़ीशान आप क्लास में मौजूद है? यस सर। ऑलराइट, ये मेरी डिस्कशन ये समझ में आ रही है कि ऐसा तो नहीं है मैं बिल्कुल कहीं बाहर की बातें कर रहा हूँ, समझ ना आ रही हूँ? आ रही है। ऑलराइट, ये जो न्यूक्लियस है, जो थैंक यू वेरी मच, जो एटम का साइज बड़ा होता जाता है, न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन्स का डिस्टेंस ज्यादा होता जाता है। इसका मतलब वो जो न्यूक्लियस का होल्ड है इलेक्ट्रॉन पर उतना वीक होता चला जाएगा। अब अगर एक इलेक्ट्रॉन बिल्कुल न्यूक्लियस के करीब है तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है, राइट। अगर दूसरा कोई एटम इसे अप्रोच करता है, उसका न्यूक्लियस उसे अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है या कुछ भी, या वो एटम करीब आएगा, उसके भी तो इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना बाहर, वो भी नेगेटिवली चार्ज हैं, इसके भी इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज हैं, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन इधर से हटने की कोशिश करेगा, उस एटम से दूर जाने की कोशिश करेगा। अब न्यूक्लियस से जितना दूर होगा उतना ज्यादा आसानी से इलेक्ट्रॉन अपनी जगह से आगे पीछे हो जाएगा, है ना। और यही चीज है पोलराइजेबिलिटी। जब डाउन द ग्रुप आप आते हैं तो जो की फैक्टर है वो पोलराइजेबिलिटी है। एटम का साइज बड़ा होता जा रहा है, फ्लोरीन की निस्बत क्लोरीन का एक शेल ज्यादा है, क्लोरीन की निस्बत ब्रोमीन का एक शेल ज्यादा है, ब्रोमीन की निस्बत आयोडीन का एक शेल ज्यादा है, यानी न्यूक्लियस से डिस्टेंस इलेक्ट्रॉन्स का बढ़ता चला जा रहा है। इसका मतलब है ज्यादा पोलराइजेबल है। तो डाउन द ग्रुप आते हुए इस वजह से पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होती चली जाती है, और चूंकि पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होती जा रही है इसकी वजह से इंड्यूस्ड डायपोल इसका आसानी से बन जाएगा। इंड्यूस्ड डायपोल का मतलब क्या है कि इस मॉलिक्यूल के अंदर खुद से तो डायपोल कोई नहीं है इस बॉन्ड के अंदर, लेकिन किसी और एटम कोई करीब आया तो उसकी वजह से मोमेंट्री वक्ती तौर पर एक डायपोल बन गया, ठीक है। वो दूसरा एटम करीब आ रहा था, जो जो करीब आएगा वो इलेक्ट्रॉन उधर जाता जाएगा, वो जुड़ जाएगा, इलेक्ट्रॉन वापस अपनी जगह पे वापस आ जाएगा। ये परमानेंट डायपोल नहीं है, जिस तरह समझ आ रही बात आपकी, इंड्यूस्ड डायपोल की बात हो रही है। तो इंड्यूस्ड डायपोल्स उतनी आसानी से ज्यादा बनते चले जाएंगे जितना एटम पोलराइजेबल होगा, यानी उसके इलेक्ट्रॉन्स कितने आसानी से इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिस्टॉर्ट हो जाता है, अपनी जगह छोड़ देता है।
तो इसका मतलब ये है कि डाउन द ग्रुप पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होने की वजह से इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस ज्यादा होती चली जाएंगी। ऑलराइट, तो यूं डाउन द ग्रुप जब आप आएंगे तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता चला जाएगा। ये क्लियर है सबको? यस सर। सर एक्सक्यूज मी सर। जी जी जी, कोई एक्सक्यूज मी जो कह रही हैं प्लीज पूछें सवाल। सर ये जो हम लोग डाउन द ग्रुप जाते हैं तो हम लोगों को पता है कि एटम का साइज इंक्रीज होता जाता है क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज करते जाते हैं। तो अभी तो पीछे तक तो हम लोग यही पढ़ते आए थे कि एसिडिटी स्ट्रेंथ भी इसी वजह से इंक्रीज कर रही होती है, लेकिन अब ये एकदम से बॉइलिंग पॉइंट तो उसूलन मतलब कम होना चाहिए ना, क्योंकि ये इजीली जो होल्ड ऑफ द न्यूक्लियस है आउटर मोस्ट शेल पे वो तो अब कम हो गया है ना। तो ये पोलराइजेबिलिटी वाली चीज थोड़ी सी कंफ्यूज कर रही है अभी भी। अच्छा, अभी सोचिए जरा इस बात को। अब हम ये केमिकल बॉन्ड बनाने की बात नहीं कर रहे, ऑलराइट, कोवेलेंट बॉन्ड की बात नहीं कर रहे, हम ये कह रहे हैं कि इंड्यूस टाइप इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस की बात कर रहे हैं। ऑलराइट, कोवेलेंट बॉन्ड की बात नहीं हो रही, ये बात हो रही है कि दो मॉलिक्यूल्स पड़े हुए हैं एक ही चीज के, यानी मेथिल क्लोराइड का एक मॉलिक्यूल पड़ा हुआ है, मेथिल क्लोराइड का एक और मॉलिक्यूल पड़ा हुआ है, या मेथिल आयोडाइड एक पड़ा हुआ है और उसके साथ एक दूसरा मेथिल आयोडाइड पड़ा हुआ है। अब इन दोनों के दरमियान में फोर्सेस को क्या चीजें बढ़ाएंगी? देखिए ना, इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस क्यों होती हैं? क्योंकि इसके ऊपर कोई पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हो, इसके ऊपर कोई पार्शियल नेगेटिव चार्ज हो, एक दूसरे के करीब करीब होते जाएंगे, जिस तरह हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसकी एग्जांपल है। ऑलराइट, अच्छा, जब वो शेल आप बढ़ाते चले जाते हैं तो उससे होता ये है कि जिस तरह एसिडिटी वाली बात थी ये उसी तरह से ही है, मतलब वो उधर भी वही बात हम कह रहे थे ना, डिस्टेंस बढ़ता चला जा रहा था। अब डिस्टेंस चूंकि इलेक्ट्रॉन्स का बढ़ता चला जाएगा न्यूक्लियस से, इस वजह से इलेक्ट्रॉन ज्यादा आजाद होते चले जाएंगे, दे आर मोर फ्री टू मूव। इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है वो ज्यादा आसानी से हिल सकता है ना, ज्यादा आसानी से हिल सकता है। ज्यादा आसानी से हिल सकता है इसका मतलब क्या है कि उसका इंड्यूस्ड डायपोल आसानी से बन सकता है, और जब इंड्यूस्ड डायपोल ज्यादा बनेंगे तो इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस ज्यादा होंगी, और जब इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस ज्यादा होंगी तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। आप इस लाइन ऑफ रीजनिंग को फॉलो कर रही हैं? तो दूसरी चीजों को अभी एक मिनट के लिए यस साइड सर। पे रखें, सिंपली ये देखिए कि इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस ज्यादा होंगी तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। ये प्रिंसिपल हर किसी को जहन में रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट क्या है कि आप बॉइलिंग पॉइंट किसे कहते हैं अबीर? वो टेम्परेचर जिसके ऊपर सब्सटेंस बॉयल होता है हाँ, बॉयल का मतलब क्या है? सर। वो क्या बेसिकली सोचें, थोड़ा सोचें, उसकी फिजिकल स्टेट चेंज हो रही है, क्या से क्या हो रही है? सर लिक्विड टू गैस। लिक्विड टू गैस, वेरी नाइस। तो लिक्विड से गैस में जब कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड के अंदर इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस कम होती हैं, है ना, मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब करीब होते हैं, और गैस में बिल्कुल आसानी से, वो आपने ब्राउनियन मोशन वगैरह वो आपने नहीं पढ़ा, वो सारे इस तरह मॉलिक्यूल यूं यूं मूव कर रहे यस हैं, सर। राइट? लिक्विड में यूं यूं तो नहीं मूव कर रहे होते ना, ठीक है? तो इसका मतलब है इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस जूं जूं ज्यादा होती जाएंगी, इसका मतलब ये है कि उसको गैस में कन्वर्ट करना उतना मुश्किल होता जाएगा, उसको उतनी ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, इसका मतलब है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगा। अच्छा, अब हर वो चीज जो इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस को ज्यादा करेगी वो बॉइलिंग पॉइंट को ज्यादा करेगी। हम्म? तो इस केस में इंड्यूस्ड डायपोल ज्यादा होते जा रहे हैं डाउन द ग्रुप, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का डिफरेंस डिस्टेंस न्यूक्लियस से ज्यादा हो रहा है और न्यूक्लियस का होल्ड इलेक्ट्रॉन्स पे कम हो रहा है। इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन क्लाउड इजीली डिस्पर्स हो सकता है, डिस्टॉर्ट हो सकता है, शिफ्ट हो सकता है। इस वजह से इंड्यूस्ड डायपोल्स आसानी से बन सकते हैं। जब इंड्यूस्ड डायपोल्स बनेंगे तो इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस ज्यादा होंगी, और जब इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस ज्यादा होंगी तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होने का मतलब क्या है कि उसको लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। आर वी गुड? यस सर। यस सर। ठीक है, तो ये पोलराइजेबिलिटी का आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ठीक है? पोलराइजेबिलिटी क्या है, क्यों है, इससे बॉइलिंग पॉइंट पे क्या इफेक्ट होता है, इस तरह का एग्जाम में कोई क्वेश्चन आ सकता है। मैं आपको दो मॉलिक्यूल्स दे दूं, हो सकता है इसी है, कोई अल्काइल हेलाइड एक दे दूं और दो अल्काइल हेलाइड्स दे दूं, एक ऊपर मतलब एक से फ्लोराइड हो और एक आयोडाइड हो, मेथिल फ्लोराइड मेथिल आयोडाइड। मैं पूछूंगी इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है और क्यों ज्यादा है, तो आप क्या कहेंगे? मेथिल फ्लोराइड और मेथिल आयोडाइड है, किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा? आतिका बतूल, आतिका बतूल आप मौजूद हैं यहाँ पर? पता नहीं मौजूद है या नहीं है। जी हमरा हुमायूं, आपने माइक अनम्यूट किया था। सर मिथाइल आयोडाइड का ज्यादा होगा।
ज्यादा होगा। और मैं साथ फिर सवाल ये भी पूछूंगा वाई, तो उसका क्या जवाब देंगी आप? सर क्योंकि जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो हमारी जो पोलराइजेबिलिटी है वो ज्यादा, हमारी जैसे नहीं, एटम की बात कर रहे हैं, उसकी हाँ कौन है? एटम की, जिसकी वजह एटम से इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा हो जाती है, उसकी बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाता है। कौन सी इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस ज्यादा होती हैं? इंड्यूस्ड डाइपोल। इंड्यूस्ड डाइपोल ज्यादा बनेंगे ना। ये आपको समझ में आ रही है कि मैं पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होने से इंड्यूस्ड डाइपोल्स क्यों ज्यादा बन रहे हैं? हमारा फजल आप क्लास में? आई होप वो क्लास में है। ऑलराइट, द तो 10 इसी पैराग्राफ में पेज 180 पे फर्स्ट पैराग्राफ चल रहा है। 10 induced dipole attractions are strongest in alkyl iodides, weakest in alkyl fluorides, and the boiling points of alkyl halides reflects this. The boiling points of the chlorinated derivatives of methane increases with the number of chlorine atoms because the induced dipole attractive forces increase with each replacement of hydrogen by chlorine. तो अल्काइल हैलाइड्स में जरूरी तो नहीं है ना कि सिर्फ हैलोजन लगाओ, मतलब CH3Cl भी हो सकता है, CH2Cl2 भी हो सकता है, CHCl3 भी हो सकता है और CCl4 भी हो सकता है, राइट? CH3Cl is chloromethane, CH2Cl2 ये नीचे दिए हुए हैं सारे। तो आप देखिए क्लोरोमेथेन का है बॉइलिंग पॉइंट -24, डाइक्लोरोमेथेन का उससे ज़्यादा है, ट्राइक्लोरोमेथेन का उससे ज़्यादा है, टेट्राक्लोरोमेथेन का उससे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा है। तो अगर मैं दरख्वास्त करूं, ये कौन है भाई? मास्क हारिस महमूद, हारिस महमूद। हारिस आप क्लास में हैं? ये तीसरा केस है। अच्छा, तीसरा स्टूडेंट है जिससे मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ और वो आगे से जवाब नहीं दे पा रहे। मारिया कवन? यस सर। क्लोरोमेथेन का बॉइलिंग पॉइंट है -24, टेट्राक्लोरोमेथेन का है 77 +77। आप कैसे एक्सप्लेन सर करेंगे? सर क्लोरोमीथेन का जो बॉइलिंग पॉइंट है सर वो वीक है एज कम्पेयर टू, कम है टेट्राक्लोरोमीथेन से, क्योंकि सर इसका जो सरफेस एरिया टेट्राक्लोरोमीथेन का वो ज्यादा है, तो सरफेस एरिया ज्यादा होता है तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है तो सर सरफेस एरिया का कोई ताल्लुक नहीं है इससे, कोई और वजह बताइए। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस तो सर क्यों ज्यादा इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस उसमें ज्यादा है? ये तो बात सही है, ये पहली बात आपकी ठीक है कि क्लोरोमेथेन का अगर बॉइलिंग पॉइंट कम है और टेट्राक्लोरोमेथेन का ज्यादा है तो इसकी वजह तो इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस हैं। लेकिन आखिर क्यों इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस टेट्राक्लोरोमेथेन की ज्यादा हैं और क्लोरोमेथेन की कम है? सर इंड्यूस डाउन उसकी पोलैरिटी सर ज्यादा हो रही है, इंक्रीज हो रही है डाउन द पोलराइजेबिलिटी क्यों ज्यादा है? उधर भी क्लोरीन है, नहीं उधर भी क्लोरीन, नहीं डाउन द ग्रुप तो हम जा ही नहीं रहे भाई। ऐसे ही बगैर सोचे समझे तो ना बताइए, क्लोरीन ही तो लगे हुए। क्लोरीन डाउन द ग्रुप तो कोई जा ही नहीं रहे सारे क्लोरीन, ऐसे तो नहीं हुए क्लोरीन की जगह पे हमने ब्रोमीन लगा दिया। हुस्न अहमद? सर क्योंकि क्लोरीन ज्यादा ऐड हो रही है ना, तो जो मॉलिक्यूल की ओवरऑल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो इंक्रीज हो रही है, उसकी पोलर मॉलिक्यूल पोलैरिटी इंक्रीज हो रही है, तो इससे जो डाइपोल डाइपोल फोर्सेस है ना वो स्ट्रांग हो रही हैं, तो इसलिए बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो रहा है। ये समझ में आई ये बात आपको मारिया? मारिया आपकी आवाज नहीं आ रही। सर आ गई है सर। क्या समझ आई है बताइए? सर वो उससे बताया है कि मीन्स के क्लोरीन दोनों साइड पे ऐड हो रहे हैं और डाइपोल डाइपोल फोर्सेस जो है वो स्ट्रांग हो रही हैं, क्यों तो स्ट्रांग हो रही है क्लोरीन ज्यादा ऐड होने से? सर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हाँ जी, जितने अब ये आपको पूरी तरह समझ नहीं आएगी। अच्छा, आप थोड़ा थोड़ा विंग कर रही हैं।
जब आप देखें ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन की ज्यादा है, जितने क्लोरीन आप ऐड करेंगे कार्बन के साथ, इसका मतलब है उतने ज्यादा पोलर बॉन्ड्स बना रहे हैं। ऐसे ही है ना, जितने क्लोरीन ऐड होंगे उतने ज्यादा पोलर बॉन्ड्स बनेंगे। और जब पोलर बॉन्ड्स बनेंगे, पोलर बॉन्ड का मतलब क्या होता है कि उसके अंदर एक नेगेटिवली चार्ज पोल होता है, एक पॉजिटिवली चार्ज पोल होता है। तो यानी हर क्लोरीन नेगेटिवली चार्ज होगा और कार्बन जो है उतना कॉरस्पॉन्डिंगली ज्यादा पॉजिटिवली चार्ज होता जाएगा, यानी डायपोल्स बढ़ते चले जाएंगे। जब नंबर ऑफ डायपोल्स बढ़ेंगे तो डायपोल डायपोल अट्रैक्शन भी ज्यादा होगी। ज्यादा होगी, यानी और डायपोल डायपोल फोर्सेस इंटरमोलेकुलर फोर्सेस में सबसे स्ट्रांग है। जब वो ज्यादा होती चली जाएंगी तो इसका मतलब है कि बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। ठीक है, ज्यादा होती। ऑलराइट Yes, गुड। sir. अच्छा, इसमें ओनली एक्सेप्शन इज फ्लोरीन, के फ्लोरीन के नंबर ऑफ एटम्स आप बढ़ाते भी चले जाएंगे ना तो उसके बाद भी बॉइलिंग पॉइंट नहीं बढ़ेगा। लेकिन इसको छोड़ दीजिए, अभी ये जरा आपके लिए अभी फिलहाल कंफ्यूजिंग होगा। तो फ्लोरीन के केस को छोड़ दें, दैट इज एन एक्सेप्शन टू द जनरल रूल। ठीक है, वी जस्ट लीव इट फॉर नाउ। ओके, अगर ऑलराइट, तो नंबर ऑफ फ्लोरीन्स बढ़ाने से बॉइलिंग पॉइंट पे जो फर्क पड़ा है, वी आर इग्नोरिंग इट फॉर नाउ। ऑलराइट, चलिए जी सॉल्युबिलिटी इन वाटर पे आते हैं। अब ये भी वही फॉलो करेगा, उसको बताइए जरा, अल्काइल हैलाइड्स की ज्यादा वाटर सॉल्युबल होंगे या अल्कोहल्स? अल्कोहल के ये मैं का सॉल्युबिलिटी इन वाटर ज्यादा होगी, क्यों? सर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाँ हाँ, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन बोला था? उसामा। उसामा। महरीन, अभी मैं उसामा से एक डिस्कशन करने लगा हूँ। आई होप कि ये जब डिस्कशन हो जाएगी तो फिर आप इस सवाल का जवाब फिर सही दे सकेंगी। तो आप सुनती रहिए, बाकी भी सब लोग। जी उसामा, आवाज आ रही है आपको? यस सर। जी बताइए, जरा एक्सप्लेन कीजिए। सर वाटर में भी HOH बॉन्ड्स हैं और जो अल्कोहल्स होते हैं उसमें ROH बॉन्ड्स होते हैं। सो ड्यू टू द हाइड्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग उसकी सॉल्युबिलिटी वाटर में होगी ज़्यादा। ऑलराइट, एक तो इस तरह से एक्सप्लेन किया जा सकता है, जिसे जिसे हम सॉल्युबिलिटी का प्रिंसिपल आपने याद रखना है, लाइक डिसॉल्व्स लाइक, लाइक डिसॉल्व्स लाइक। ऑलराइट, तो यानी अगर आपका हाइड्रोफोबिक सॉल्वेंट है तो वो हाइड्रोफोबिक सोल्यूट्स को आसानी से डिसॉल्व करेगा। अगर हाइड्रोफिलिक सॉल्वेंट है तो हाइड्रोफिलिक सोल्यूट्स को आसानी से, लाइक डिसॉल्व्स लाइक, यू हैव टू रिमेंबर दिस। तो इन्होंने, उसामा ने इस तरह से एक्सप्लेन कर दिया कि चूंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाटर में भी ज्यादा होती है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग इनमें भी ज्यादा होगी, अल्कोहल्स में। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरी बात ये भी तो जहन में रखिए, जो पिछला रीजन हम पढ़ रहे थे पीछे उधर, कि इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस इन जनरल, यही हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है, जो ये ज्यादा है अल्कोहल्स में, अल्काइल हैलाइड्स में नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का किसी हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड नहीं बना हुआ अल्काइल हैलाइड्स में। तो अल्कोहल्स को ये चीज़ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंटरमोलेकुलर फोर्सेस वाला बना देती है, और इस वजह से वो ज़्यादा जो जो इंटर और हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा होगी, हाइड्रोफिलिसिटी बढ़ती जाएगी, यानी पोलर बॉन्ड ज़्यादा है। हाइड्रोफिलिसिटी समझते हैं, यानी किसी चीज़ का वाटर लाइक, कोई चीज़ जितनी Yes, वाटर लाइक sir. होगी उसे कहेंगे हाइड्रोफिलिक, राइट? तो जो उसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बढ़ती जाएगी, पोलैरिटी बढ़ती जाएगी, जो पोलैरिटी बढ़ती जाएगी, हाइड्रोफिलिसिटी बढ़ती चली जाएगी, यानी वो ज्यादा हाइड्रोफिलिक होता जाएगा, यानी वो ज्यादा वाटर में आसानी से डिसॉल्व होगा। ऑलराइट, तो जब हमने पिछले बॉइलिंग पॉइंट डिस्कस करते हुए देखा कि चूंकि अल्कोहल्स की इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस ज्यादा हैं, इस वजह से उनका मोलेक्युलर बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। बिल्कुल वही रीजनिंग आप यहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं कि अल्कोहल्स की इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस ज्यादा हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा है, पोलैरिटी ज्यादा है, पोलर बॉन्ड ज्यादा है, राइट? क्योंकि ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं जो कि अल्काइल हैलाइड्स में नहीं है। ऑलराइट, लेकिन इसको थोड़ा सा क्वालिफाई करने की जरूरत है स्टेटमेंट को। जब हम बात करते हैं ना छोटे अल्कोहल्स की, छोटे अल्कोहल से क्या मुराद होगी भला? शॉर्ट चेन अल्कोहल। शॉर्ट चेन अल्कोहल, जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कम है, जैसे लो अमाउंट ऑफ कार्बन वाले हैं। हाँ, मेथनॉल है, Yes, एथेनॉल है, जी जी, ठीक है, प्रोपेनॉल है, ठीक है। ये जो है ना 3 कार्बन तक के अल्कोहल्स, ये आसानी से वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं किसी भी प्रोपोर्शन में। यानी आप इनको बहुत सारा ले लें और पानी कम हो, उसके अंदर भी डिसॉल्व हो जाएंगे, पानी बहुत ज्यादा ले लें और ये थोड़ा सा ले लें,
इन एनी केस ये हर प्रोपोर्शन में डिसॉल्व हो जाएंगे। लेकिन जो जो हम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बढ़ाते चले जाते हैं, इनकी वाटर सॉल्युबिलिटी अल्कोहल्स की कम होती चली जाती है। इसकी क्या वजह है? सर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होती जाती है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ज्यादा होती जाती है, इस वजह से ही। कार्बन एटम्स बढ़ाने से हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होगी। सर मॉलिक्यूल नॉन पोलर हो जाता है। मॉलिक्यूल सर जो नॉन एल्काइल पोलर ग्रुप है ना वो हाईली नॉन पोलर होते हैं, इसलिए वो ज़्यादा हो जाएंगे। तो जो डाइपोल, एक तो जो इलेक्ट्रो डिफरेंसेस हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के, डाइपोल्स वो कम क्रिएट होंगे, और ह्यूज नॉन पोलर ग्रुप होने से वो रिपल्स करेंगे सॉल्युबलाइज होने में। थैंक यू उसामा। उसामा से पहले कौन बोला था बीच में? थोड़ी सी देर के लिए एक आवाज आई थी। उमैमा आप थी? सर मैं जी सर। जी, आप और उसामा दोनों की बात को मिलाया जाए तो पूरा जवाब हो जाता है, इसलिए जरा आप भी एक्सप्लेन करें अपनी बात को। सर मैं भी यही कह रही थी ना कि कार्बन एटम्स को इंक्रीज करेंगे तो वो नॉन पोलर ज्यादा होता जाएगा मॉलिक्यूल। जी, उसामा ये कह रहे थे कि अल्काइल ग्रुप आप बढ़ाते चले जाएंगे, यानी नंबर, तो इस वजह वो ज्यादा नॉन पोलर होता जाएगा। और ये उमैमा ये बता रही हैं कि कार्बन एटम्स बढ़ाने से नॉन पोलैरिटी, यानी अल्काइल ग्रुप क्यों नॉन पोलर है? अगली बात ये, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा है। सिर्फ नंबर ऑफ कार्बन नहीं, हाइड्रोजन कार्बन बॉन्ड ज्यादा है। और जब हाइड्रोजन कार्बन के जितने भी बॉन्ड्स हैं ये नॉन पोलर होते हैं, राइट? क्योंकि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम है, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम है। तो इसका मतलब ये है कि जो जो आप कार्बन हाइड्रोजन का जो नेटवर्क है या कार्बन कार्बन नेटवर्क है पढ़ाते चले जाएंगे, कोई हेटेरोएटम ऐड नहीं करेंगे, नॉन पोलैरिटी बढ़ती जाएगी। नॉन पोलैरिटी बढ़ने का मतलब ये है कि वाटर सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी, ठीक है? क्योंकि वाटर बिल्कुल पोलर सॉल्वेंट है, एंड लाइक डिसॉल्व्स लाइक। हर वो चीज जो कि नॉन पोलर बना रही है वो वाटर सॉल्युबिलिटी कम कर रही है। तो इसी वजह से प्रोपेनॉल तक जो अल्कोहल्स हैं वो वाटर में फ्रीली सॉल्युबल हैं। लेकिन उसके बाद जब आप बढ़ते चले जाएंगे, कार्बन एटम्स बढ़ाते चले जाएंगे, तो वो उनकी वाटर सॉल्युबिलिटी कम होती चली जाएगी। इसीलिए सॉल्युबिलिटी इन वाटर वाला जो पैराग्राफ है, इसका दूसरा जो सेक्शन है, इसका दूसरा पैराग्राफ देखिए। हायर अल्कोहल्स बिकम मोर हाइड्रोकार्बन लाइक, राइट? क्योंकि वो एक छोटा सा हाइड्रोक्सिलिक ग्रुप लगा हुआ है और उसके साथ इतनी बड़ी चेन लगी हुई है। तो सारी प्रॉपर्टीज वो इतनी बड़ी चेन की वजह से फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल रिएक्शन तो उसी हाइड्रोक्सिलिक ग्रुप पे ही होगा, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज वो डिपेंड ज्यादा सरफेस फिनोमेना पे डिपेंड कर रही हैं। अब ज्यादा बड़ा सरफेस तो वो हाइड्रोकार्बन लाइक है ना, इतने सारे कार्बन एटम्स लगे हुए हैं, थोड़ा सा एक छोटा सा हाइड्रोक्सिलिक ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है? तो वो जैसे 1 ऑक्टेनॉल की उसने एग्जांपल ली हुई है कि अगर 2000 मिलीलीटर्स ऑफ वाटर हो, यानी 2 लीटर्स हो वाटर के, उसके अंदर सिर्फ 1 ml इसका डिसॉल्व होता है, उससे ज्यादा नहीं होता, ठीक है? और जूं जूं आप ये अल्काइल चेन बढ़ाते जाएंगे ये हाइड्रोफोबिक इफेक्ट बढ़ता चला जाएगा। ऑलराइट, फिजिकल प्रॉपर्टीज में आखिरी चीज जो हम देखेंगे अल्कोहल और अल्काइल हैलाइड्स में वो डेंसिटी है। Alkyl fluorides and chlorides are less dense and alkyl bromides and iodides more dense than water, ठीक है? तो वाटर के दरमियान में वाटर है और दो ऊपर वाले जो दो हैं फ्लोरीन क्लोरीन, इनके जो अल्काइल हैलाइड्स हैं वो ज्यादा डेंस हैं, लेस डेंस हैं पानी से, और नीचे वाले दो जो हैं वो ज्यादा डेंस होते हैं। बिकॉज अल्काइल हैलाइड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर। अब अगली बात सुनिए, अल्काइल हैलाइड्स वाटर इनसॉल्युबल है, और क्यों इनसॉल्युबल है ये हमने पीछे पढ़ा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कोई नहीं है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल, पोलर है लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है अल्काइल। तो व्हेन द अल्काइल हैलाइड इज अच्छा, तो होता क्या, मिक्सचर ऑफ एन अल्काइल हैलाइड एंड वाटर सेपरेट्स इनटू 2 लेयर्स। ये आप जब बड़े होंगे और तीसरे चौथे सेमेस्टर में जाएंगे और फिर पांचवें छठे में जाएंगे, आप एक सब्जेक्ट पढ़ेंगे फार्माकोग्नोसी, नेचुरल प्रोडक्ट केमिस्ट्री, जो मैं पढ़ता रहा हूँ मेरी पीएचडी उसमें। तो जब आप उसमें आप देखेंगे कि आमतौर पर जब आपने प्लांट का एक एक्सट्रैक्ट लिया, नेचुरल प्रोडक्ट केमिस्ट्री होती है फार्माकोग्नोसी, उसमें जब आप प्लांट के एक्सट्रैक्ट लेते हैं ना, कोई बनाते हैं एक्सट्रैक्ट बनाया, आप ये सॉल्वेंट डाला प्लांट के अंदर, उसको काफी देर तक शेक करते रहे, वो पड़ा रहा, या तो वो प्लांट के कंटेंट्स जो हैं वो उसके अंदर चले जाते हैं, सॉल्वेंट के अंदर आ जाते हैं। अब वो हर तरह की चीजें होती हैं, अब आप उनको सेपरेट करना चाह रहे हैं लिक्विड ज्यादा हाइड्रोफोबिक और लेस हाइड्रोफोबिक को,
तो आप ये जो आपका पहला जो एक्सट्रैक्शन होती है ये हाइड्रोफिलिक सॉल्वेंट में होती है, इसके ऊपर आप कोई हाइड्रोफोबिक सॉल्वेंट ऐड कर देते हैं, ऑलराइट, जैसे ये अल्काइल हेलाइड्स हैं ये ऐड कर देते हैं और फिर इनको खूब शेक करते हैं। एक वो चीज़ होती है इसके अंदर सेपरेटिंग फनल कहते हैं, कि उसके अंदर आप दोनों सॉल्वेंट्स डाल देते हैं और प्लांट एक्सट्रैक्ट और खूब शेक करते हैं और फिर छोड़ देते हैं और 2 लेयर्स बन जाती हैं। ठीक है, एक लेयर हो जाती है अल्काइल हेलाइड की और दूसरी लेयर हो जाती है वाटर एक्वस सॉल्वेंट की। तो जो हाइड्रोफोबिक चीज़ें होती हैं वो अल्काइल हेलाइड के अंदर चली जाती हैं, जो हाइड्रोफिलिक चीज़ें होती हैं वो एक्वस सॉल्यूशन के अंदर आ जाती हैं। तो यूँ आप सेपरेट कर लेते हैं, ऑलराइट। तो इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, आगे जाके आप देखेंगे। तो ये अभी आपको ये चीज़ जहन में रखनी है कि अल्काइल हेलाइड्स वाटर की निस्बत वाटर में डिजॉल्व नहीं होते, राइट। और चूंकि वो डिजॉल्व नहीं होते, इस वजह से अगर आप एक मिक्सचर बनाएं जिसमें अल्काइल हेलाइड्स और वाटर को इकट्ठा रखें तो 2 अलग अलग लेयर्स बन जाएंगी, एक वाटर लेयर बनेगी, एक अल्काइल हेलाइड की लेयर बनेगी। ठीक है, लेकिन हमने पढ़ा कि अल्काइल हेलाइड अगर फ्लोरीन हो या क्लोरीन हो, क्लोराइड हो या फ्लोराइड हो, तो वो उसकी डेंसिटी पानी से कम होगी। तो वाटर से डेंसिटी कम होगी तो इसका मतलब क्या है कि वाटर की लेयर नीचे होगी और इनकी लेयर ऊपर होगी। लेकिन जो अल्काइल ब्रोमाइड्स और आयोडाइड्स हैं उनकी डेंसिटी वाटर से ज़्यादा है, तो उनके केस में क्या होगा कि अल्काइल ब्रोमाइड और अल्काइल आयोडाइड जो है वो नीचे लेयर होगी और वाटर की लेयर ऊपर होगी। ठीक है, मैं एग्जाम में ये सवाल पूछ सकता हूँ आपसे कि आपके पास एक मिक्सचर बनाया आपने वाटर का और एक अल्काइल ब्रोमाइड का, और 2 लेयर्स बन गई, आपने 2 लेयर्स बना दी। अब बताइए वाटर की लेयर कौन सी है, ऊपर वाली है नीचे वाली है? ठीक है, पॉलीहेलोजिनेशन इंक्रीजेस द डेंसिटी। पॉलीहेलोजिनेशन से मुराद क्या है कि जैसे हमने पढ़ा था ना कि CHCl3 मेथिल क्लोराइड है, लेकिन आप इसके अंदर 2 क्लोरीन्स भी ऐड कर सकते हैं, CH2Cl2 कर सकते हैं, 3 क्लोरीन भी ऐड कर सकते हैं CHCl3, और 4 क्लोरीन्स भी ऐड कर सकते हैं CCl4। तो ये पॉलीहेलोजिनेशन है, इससे डेंसिटी बढ़ती चली जाती है। ठीक है, मसलन आप देखिए कि जो क्लोरोमेथेन है, ठीक है, क्लोरोमेथेन वो पानी से कम डेंस है, ऑलराइट, पानी से कम डेंस है। ठीक है, लेकिन डाइक्लोरोमेथेन, ट्राइक्लोरोमेथेन और टेट्राक्लोरोमेथेन ये सारे पानी से ज़्यादा डेंस हैं, ऑलराइट। जो जो हेलोजिनेशन बढ़ती चली जाएगी डेंसिटी बढ़ती चली जाएगी। जब ये तो था अल्काइल हेलाइड्स की डेंसिटी के बारे में। अल्कोहल्स की डेंसिटी के बारे में, ऑल लिक्विड अल्कोहल्स हैव डेंसिटी ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 0.8 ग्राम्स पर ml एंड आर लेस डेंस देन वाटर, जबकि अल्कोहल सारी पानी की निस्बत कम डेंस होती हैं। सर ये इसकी रीज़न क्या है, ये अल्काइल हेलाइड्स जो हैं, फ्लोराइड्स और क्लोराइड्स, इनकी कम है वाटर से और उसकी ज़्यादा है, इसका ट्रेंड किस चीज़ से अफेक्ट हो रहा है? डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम, राइट, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो वो नीचे बढ़ने से वो एटॉमिक साइज बढ़ता चला जा रहा है, ठीक, नीचे जाने से, तो यानी ग्रुप के अंदर जा रहे हैं ना, नीचे जा रहे हैं, एटॉमिक साइज बढ़ता जा रहा है, वो बढ़ता चला जाएगा, इस वजह से डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम बढ़ता चला जाएगा। और अल्कोहल्स में क्यों नहीं चेंज हो रहा? क्योंकि उसके अंदर कार्बन के साथ तो ऑक्सीजन का ही बॉन्ड बना हुआ है ना। यस सर। ठीक है, उसके अंदर वो एटम चेंज नहीं है। ऑलराइट, थैंक यू फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। अगला जो फिर सेक्शन है वो है प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हेलाइड्स फ्रॉम अल्कोहल्स एंड हाइड्रोजन हेलाइड्स, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हम रिएक्शन करेंगे, फिर इसका मैकेनिज्म करेंगे, और ये पहला रिएक्शन मैकेनिज्म है जो हम सीखना शुरू करेंगे। ऑलराइट, let's read it out. Much of what organic chemists do is directed towards practical goals. Organic chemists जो काम करते हैं ज़्यादातर वो इसी मकसद के लिए ही होता है। Chemists in सामा आपका माइक ऑन है, प्लीज म्यूट कर दें, थैंक यू। Chemists in the pharmaceutical industry synthesize new compounds as potential drugs. तो वो chemists जो कि pharmaceutical industries में होते हैं वो नए molecules बनाते हैं ताकि नई drugs बने। Agricultural chemicals designed to increase crop yields include organic compounds used for weed control, insecticides and fungicides. तो जो एग्रीकल्चरल केमिस्ट हैं, एग्रीकल्चरल सेक्टर में जो काम कर रहे होते हैं, वो वीड कंट्रोल यानी ये जो जड़ी बूटियां जो लग जाती हैं छोटी छोटी साथ साथ, यानी एक तो एक मेन क्रॉप है ना, उसके साथ साथ जो वो दूसरे पौधे खुद ब खुद छोटे छोटे निकल आते हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए
इंसेक्टिसाइड्स कीड़े मारने के लिए, फंजिसाइड्स फंजाई को मारने के लिए. Among the building block molecules used as starting materials to prepare new substances, alcohols and alkyl halides are especially valuable. ये बात हमने पहले भी आपको बताई है, राइट? कि ऑर्गेनिक केमिस्ट जो है मॉलिक्यूल्स बना रहे होते हैं और सिंथेसिस करने में अल्कोहल्स और अल्काइल हैलाइड्स की सेंट्रल इंपॉर्टेंस है. आप अल्कोहल और अल्काइल हैलाइड बना दीजिए, इससे आप कहीं भी जा सकते हैं. By knowing how to prepare alkyl halides, we can better appreciate the material in later chapters, where alkyl halides figure prominently in key functional group transformations. ठीक है, तो आपके पास एक फंक्शनल ग्रुप मौजूद है और आप उसको दूसरे फंक्शनल ग्रुप में कन्वर्ट करना चाहते हैं. बहुत सौ के दरमियान में कोई ना कोई alkyl halide की इन्वॉल्वमेंट होगी इन कन्वर्जन्स में. Just as important, the preparation of alkyl halides will serve to introduce some fundamental principles of reaction mechanisms. तो ये जो कन्वर्जन है ना अल्कोहल की alkyl halides में, ये हम दो वजूहात से पढ़ रहे हैं. हमने इस चैप्टर के शुरू में आपको ये बताया भी था कि एक तो पर्पस ये है कि इन एंड ऑफ इटसेल्फ ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? क्योंकि alkyl halides बहुत इंपॉर्टेंट है. लेकिन दूसरा इसका पर्पस ये है पढ़ने का कि हम रिएक्शन मैकेनिज्म्स के बारे में सीखना शुरू करेंगे इस रिएक्शन के जरिए से. सिंपल रिएक्शन लिखा हुआ है, एक अल्कोहल के साथ एक हाइड्रोजन हेलाइड जैसे HCl है, HBr है, HF है, ये हाइड्रोजन हेलाइड्स हैं. इसका रिएक्शन हो अल्काइल हेलाइड और वाटर बन जाते हैं. ये जो रिएक्शन है, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, राइट? सब्स्टिट्यूशन आप लोग पढ़ते चले आ रहे हैं कि एडिशन रिएक्शन क्या होता है. एडिशन, दो चीजें मिलकर कोई एक चीज बना दें, राइट? ये एडिशन होता है. और सब्स्टिट्यूशन क्या होता है कि कोई एक चीज हो, उसके अंदर से कोई एक चीज निकल जाए और दूसरी चीज लग जाए. यानी एक मॉलिक्यूल है, उसके अंदर बहुत सारे एटम्स हैं, कोई एक बॉन्ड किसी एक एटम के साथ टूट जाए और उसकी जगह पे किसी और एटम के साथ आके बॉन्ड बन जाए, तो इसे सब्स्टिट्यूशन कहते हैं. ठीक है, हारिस साहब क्लास में वापस आ गए? ऑलराइट, ये इन्हें मेरा मैसेज पहुंचा दीजिएगा. हाशिर, आप क्लास में बैठे हुए? हसनैन रियाज? यस सर, बैठा हूँ. अच्छा, हाशिर जी आप सर. हैं क्लास में? जी सर. ठीक है. सर हसनैन हसनैन भी हूँ रियाज? क्लास में. यस सर, क्लास में. उस्मान खान? उस्मान खान, मोहम्मद उस्मान खान, आप क्लास में बैठे हुए? पाकीज़ा नूर? यस सर. सलमान सलीम? यस सर. शहीर? यस सर. शाहजेब कियानी? शाहजेब कियानी? ततहीर फातिमा? यस सर. उमर तारिक? यस सर. लाइबा तारिक? यस सर. मलिक शहीर? यस सर. मलिक शहीर, ऑलराइट. कशफ इकबाल? प्रेजेंट सर. प्रेजेंट सर. कबीर कशफ खान? इकबाल. कबीर खान? कबीर खान? जी जी सर. यस. ईशा गनी? यस सर. हारिस महमूद? ऑलराइट, हारिस को मैं तीसरी दफा इस क्लास से मैंने पूछा, ठीक है? अब ये एक दफा नहीं हुआ. हैदर अली? यस सर. एहतशाम गुलाम गुलाम नबी. गुलाम, इधर गुलाम लिखा हुआ है. एहतशाम गुलाम नबी? सर वो कश्मीर में, उसका थोड़ा नेट इशू है. अरीशा जहांगीर?
Yes, sir. इशत राजिया, Yes, sir. अरीज नादिर, अरीज नादिर, एमन जहीर, Yes, sir. अफरा सयाब अली, प्रेजेंट सर। अबीर अकरम, ठीक है। आतिका बतूल, Yes, sir. और अरीज नादिर आप क्लास में बैठी हुई हैं? भैया हारिस को मैसेज पहुंचा दीजिए। ओके। ROH, देखिए ये ROH है। इधर R की जगह पे क्या क्या हो सकता है, जीशान बताइए। सर मिथाइल कोई इथाइल कोई भी अल्काइल ग्रुप हाँ, CH3 मिथाइल, इथाइल, और कोई बताइए। इथाइल प्रोपाइल हो गया, और ब्यूटाइल कोई भी सर उस ठीक है, क्रिएट ठीक करें। है। अगर ऑक्टाइल भी हो सकता है, ऑक्टाइल भी हो सकता है। यस सर। ऑक्टाइल का क्या मोलेकुलर फार्मूला होगा, मतलब इधर OH के साथ क्या लगा होगा, C क्या? सर 8 कार्बन। C8 और H कितना होगा? सर H यानी एल्केन में से एक हाइड्रोजन कम करें तो एल्काइल बन जाता है ना। तो एल्केन क्या होगा, C8। 17 सर। हाँ, एल्काइल ऑक्टाइल जो है 17 होगा, और ऑक्टेन जो है वो C8H18। वेरी गुड। तो C8H17OH, इसका नाम क्या होगा जीशान? ऑक्टेनॉल। ऑक्टेनॉल, गुड, ठीक है, गुड। ऑक्टेन 1 ओल या ऑक्टेनॉल या 1 ऑक्टेनॉल। अच्छा, ऑलराइट। अच्छा, और ये साथ लिखा हुआ है HX। अफरा सियाब अली, अफरा सियाब अली, ये HX क्या क्या हो सकता है? अफरा सियाब, अरीशा जहांगीर, X क्या क्या हो सकता है? Sir, halogen. हैलोजन, मसलन क्या क्या हो सकता है यहाँ पे? Chlorine, हम्म fluorine, हम्म amine, हम्म iodine. आयोडीन, ठीक है, ऑलराइट। तो इनका रिएक्शन हो तो ये X जो है ये बन जाए, और ये HOH मिलकर एक वाटर मॉलिक्यूल बन जाए, तो ये चीज हमारी बन जाएगी RX प्लस वाटर। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शंस लिखते हुए हम फोकस ज्यादातर करते हैं प्रोडक्ट्स में जो हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड हो ना उसके ऊपर, साइड प्रोडक्ट्स को ज्यादा हम तवज्जो नहीं देते। अच्छा, ये जो RX बना है ये क्या चीज बनी है ईशा गनी? RX क्या होता है? सर ये एल्काइल हैलाइड है। अल्काइल हैलाइड है, ठीक, गुड। तो इसके अंदर जो अल्काइल ग्रुप आपने बनाना होगा, यानी इधर अगर आपने ऑक्टाइल ग्रुप लगाना है तो इधर आपको ऑक्टेनॉल यूज करना होगा, राइट, ठीक है। और यस अगर सर। आपने इधर ऑक्टाइल फ्लोराइड बनाना है तो इधर HX में आपने HF इस्तेमाल करना है। तो इस तरह आप आसानी से ये बना सकते हैं। तो ये एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। आमतौर पर क्लोरीन और ब्रोमीन एक हाइड्रोक्सिलिक ग्रुप को कार्बन पे रिप्लेस कर देते हैं, यानी कार्बन के साथ रिएक्टेंट्स में हाइड्रोक्सिलिक ग्रुप लगा हुआ है उसकी जगह पे क्लोरीन या फ्लोरीन लग जाता है।
The order of reactivity of the hydrogen halides, ये पेज के बिल्कुल आखिर में 181, second last paragraph. The order of reactivity of the hydrogen halides parallels their acidity. जितना strong acid होगा उतना ज़्यादा reactive होगा, right? और हमने पढ़ा था हाइड्रोजन आयोडाइड सबसे ज़्यादा strong acid है इनमें से. क्यों जी? इसकी क्या वजह पढ़ी थी हमने? Go back, please go back और पढ़ के आए, ठीक है? सर क्योंकि आपको आईआईटी से जब हम लोग ग्रुप से नीचे जाते हैं, जब ग्रुप तो हम लोगों का जो नंबर ऑफ शेल्स है वो इंक्रीज करते जाते हैं, और इसकी वजह से होल्ड ऑफ द न्यूक्लियस ऑन द आउटर मोस्ट शेल जो है वो डिक्रीज करता है, और ईज ऑफ लॉस ऑफ हाइड्रोजन वो इंक्रीज, मतलब हाइड्रोजन मोर इजीली मतलब डोनेट कर दिया जाता है, तो इस वजह से एसिडिटी इंक्रीज करती है. ठीक है, सही है. So among the various hydrogen iodide is used infrequently, however, and the reaction of alcohols with hydrogen fluorides is not a useful method for the preparation of alkyl fluorides. तो इसका मतलब ये है कि आम तौर पर HF और HCl और HBr ये इस्तेमाल करके CH3Cl या वो RCl और RBr ये चीजें बनती हैं. Among the various classes of alcohols, tertiary alcohols are the most reactive and primary alcohols the least. इसको हम आगे by the end of this chapter आपको ये समझ में आ जाएगा कि ऐसा क्यों है, ठीक है? Tertiary alcohol सबसे ज़्यादा reactive होती हैं और primary alcohols the least reactive in this reaction. All right? तो next page पर आइए. RCH2OH ये primary alcohol है. अफरा सियाब आप आ गए क्लास में? कबीर खान? यस सर. RCH2OH प्राइमरी अल्कोहल क्यों है? सर में कार्बन एक से अटैच है कार्बन के साथ. कौन एक से अटैच है? क्या सर पूछा आपने? आपने कहा कि एक कार्बन से अटैच्ड है. कौन एक कार्बन से अटैच्ड है? सर प्राइमरी क्या चीज एक कार्बन से अटैच्ड है? सर कार्बन जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप से अटैच हुआ है. हाँ, हाइड्रोक्सिल ग्रुप का ऑक्सीजन जिस कार्बन से अटैच्ड है उसका आगे सिर्फ एक ही कार्बन से बॉन्ड है, इसलिए प्राइमरी अल्कोहल है. ये सबसे कम रिएक्टिव है और सबसे ज्यादा रिएक्टिव वो अल्कोहल है R3COH जिसमें वो कार्बन का 3 कार्बन के साथ बॉन्ड बना हुआ है. 3 कार्बन से अटैच है. गुड. तो ज्यादा रिएक्टिव होने का नतीजा क्या निकलेगा? टर्शियरी अल्कोहल्स आर कन्वर्टेड टू अल्काइल क्लोराइड्स इन हाई यील्ड्स विद इन मिनट्स ऑन रिएक्शन विद हाइड्रोजन क्लोराइड एट रूम टेम्परेचर एंड बिलो. मतलब कम टेम्परेचर पे भी ये रिएक्शन हो जाता है. ये इन्होंने लिखा हुआ है 2-methyl-2-propanol. और अभी हमने चूंकि वो स्टेरियोकेमिस्ट्री वाले चैप्टर जरा स्किप किए हैं तो इसलिए आपको शायद ये वेज और ये लाइन ये समझ नहीं आ रही होंगी. लेकिन वैसे तो आसान है ना. जिसको आप सिंपल स्ट्रक्चर लिखिए, जरा ड्रॉ कीजिए 2-methyl-2-propanol का, जिस तरह के हमने वो लाइन ड्राइंग्स की हैं. स्ट्रक्चर बना के बताइए. ये मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा. ये क्लास खत्म कर लें फिर उसके बाद मुझे कीजिएगा. ऑलराइट. तो जो टर्शियरी अल्कोहल्स हैं यानी जिसमें अल्कोहल हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ जो कार्बन है उसके आगे 3 कार्बन से बॉन्ड बने हुए वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है. लेकिन सेकेंडरी एंड प्राइमरी अल्कोहल्स do not react with HCl at rates fast enough to make the preparation of corresponding alkyl chlorides a method of practical value. ठीक है? तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल्स भी जो है वो भी रिएक्शन हो जाना चाहिए लेकिन वो उतने रिएक्टिव नहीं है, इसलिए इसकी कोई वैल्यू नहीं है हमारे पास, यानी उसको करने के लिए हमें बहुत सारा एहतमाम करना पड़ता है. Therefore, the more reactive hydrogen halide is used, hydrogen halide HBr is used. Even then, elevated temperatures are required to increase the rate of reaction. All right? तो अल्काइल क्लोराइड्स बनाने के लिए आपको सिर्फ टर्शरी आप अल्कोहल इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जो ब्रोमाइड्स बनाने के लिए आप सेकेंडरी और प्राइमरी भी इस्तेमाल कर सकते हैं. ठीक है? सेकेंडरी और प्राइमरी अल्काइल हेलाइड्स भी बन सकते हैं अगर आपके ब्रोमो हो इंस्टेड ऑफ क्लोरो. ठीक है? तो HBr से रिएक्शन हो साइक्लोहेक्सेनोल का, लेकिन ये भी ज़्यादा हाई टेम्परेचर पर होता है. ठीक है? तो आप देखिए जो HCl का कन्वर्जन था टर्शरी अल्कोहल से रिएक्शन के बाद 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे हो रहा था रूम टेम्परेचर, और लेकिन HBr का रिएक्शन 80 to 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर हो रहा है. टेम्परेचर ज़्यादा करना पड़ रहा है.
और जब प्राइमरी अल्कोहल से साइक्लोहेक्सेनोल, ये जो लिखा हुआ है कशफ इकबाल, साइक्लोहेक्सेनोल ये प्राइमरी अल्कोहल है, सेकेंडरी है, टर्शरी है साइक्लोहेक्सेनोल? सर प्राइमरी है। साइक्लोहेक्सेनोल का स्ट्रक्चर आपके सामने है कशफ? यस सर है, एक मिनट। किस पेज पर है? 182 सर पेज 182। साइक्लोहेक्सेनोल का स्ट्रक्चर आपके सामने? यस सर। हाइड्रोक्सिलिक ग्रुप का जिस कार्बन के साथ बॉन्ड बना हुआ है सर ये सेकेंडरी है। सेकेंडरी है, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, तो सेकेंडरी अल्कोहल को का रिएक्शन HBr से करने के लिए हमें 80 to 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर देना पड़ रहा है। और हमने पढ़ा था प्राइमरी अल्कोहल जो है वो सबसे कम रिएक्टिव है। तो नीचे जो 1 हेप्टेनॉल दिया हुआ है इशा गनी, ये प्राइमरी है, सेकेंडरी, टर्शरी है? 1 हेप्टेनॉल या हेप्टेन 1 होल? सर ये 1 हेप्टेनॉल प्राइमरी है। प्राइमरी है, क्यों प्राइमरी अल्कोहल है? क्योंकि जो कार्बन जिसके साथ फंक्शनल ग्रुप अटैच है वो आगे एक कार्बन से अटैच है। एक कार्बन से अटैच है, ठीक है। तो प्राइमरी अल्कोहल को उससे ज्यादा टेम्परेचर 120 डिग्री सेंटीग्रेड देना पड़ रहा है, ठीक। तो यूं ये है फर्क की एक्टिविटी का। The same kind of transformation may be carried out by heating an alcohol with sodium bromide and sulfuric acid. तो एक दूसरा तरीका भी है कन्वर्ट करने का, बजाय HBr इस्तेमाल करने के सोडियम ब्रोमाइड और सल्फ्यूरिक एसिड आप ऐड करेंगे तो क्या होगा? सोडियम ब्रोमाइड के साथ के ऊपर सोडियम चला जाएगा और Br के साथ जो सल्फ्यूरिक एसिड प्रोटॉन देगा वो Br के साथ लग जाएगा, वही HBr बन जाएगा और उससे वही चीजें हो जाएंगी, ठीक है। So we'll often write chemical equations in the abbreviated form just shown, in which reagents, especially inorganic ones, are not included in the body of equation, but instead are indicated over the arrow. Inorganic products, in this case, water, are usually omitted. ठीक है, ये समझ में आया आपको? जो आखिरी बात उसने की है। अभी जो 1 ब्यूटेनॉल है, अब इससे सिर्फ ये 1 ब्रोमोब्यूटेन तो नहीं बन रहा ना, और भी चीजें बन रही होंगी इस रिएक्शन में। अब सोडियम जो है सोडियम सल्फेट बन रहा होगा, है ना, हाइड्रोजन ब्रोमाइड बन रहा होगा, लेकिन वो चीज़ें हम नहीं लिख रहे। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम फोकस करते हैं ऑर्गेनिक रिएक्टेंट्स पे, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स पर, लेकिन इक्वेशन को तो बैलेंस करना होता है। जब अगर आप फिर तो इसलिए हम फिर रिएक्टेंट्स की साइड पर भी दूसरे रिएजेंट्स नहीं लिखते, सिर्फ जो ऑर्गेनिक रिएक्टेंट होता है वो लिखते हैं, जो दूसरे रिएजेंट्स होते हैं उनको ये इक्वेशन की जो एरो है उसके ऊपर लिख देते हैं। ये बात समझ में आई आपको? यस यस। ऑलराइट, ये प्रॉब्लम 5.9 है, ये मुझे सॉल्व करके भेज दीजिए, व्हाट्सएप कर दें। हम इस रिएक्शन को यहाँ पे रोकते हैं। ऑलराइट, कल की क्लास में हम अब सेक्शन 5.8 करेंगे और दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। 5.8, 5.9, ठीक है। और आगे फिर ये चैप्टर रिमेनिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं अब आपको ये कहूँगा कि आप ये क्लासेस आपने मिस नहीं करनी और साथ साथ प्रॉब्लम सॉल्व करते जाने। साथ में सॉल्व नहीं करेंगे बाद में आप सफर करेंगे एग्जाम में। ऑलराइट, तो अभी के लिए कोई क्वेश्चन है तो कर लीजिए, कोई क्वेश्चन आप लोगों की क्लास होगी वरना आगे। सर 2 चैप्टर के एक्सरसाइज में कुछ 2 क्वेश्चन है, उनमें प्रॉब्लम है सर, मैं आपको सेंड कर दूंगा, उस पर थोड़ा बता दें। श्योर, जो प्रॉब्लम्स का इशू है वो मुझे आप प्रॉब्लम्स का नंबर भेज दीजिए। ऑलराइट, ठीक है जी, शुक्रिया बहुत बहुत। और अगर हो सकता है ऐसे भी हो सकता है कि प्रॉब्लम्स आप लोगों को आमतौर पर जिस तरह पहले था इशू उन प्रॉब्लम्स में हो रहा था जो चीज़ें मैंने फोकस नहीं की थी, तो वो अगर ऐसे प्रॉब्लम्स हैं तो वो हमारे सिलेबस में नहीं है। ये टेक्स्ट बुक तो हमारा सिलेबस नहीं है ना, हमारा तो फार्मेसी काउंसिल की तरफ से सिलेबस मिला हुआ है, उसकी रोशनी में इस टेक्स्ट बुक से जो चीज़ें होती हैं वो मैं पढ़ा देता हूँ। तो अगर वो कोई ऐसी चीज़ है जिसे मैंने पढ़ाया उस तरह से नहीं हुआ तो वो हो सकता है आपके सिलेबस से बाहर हो, तो आप मुझे भेज दीजिए, मैं आपको बता दूँ वो कैसा। ठीक है, ऑलराइट, सी यू टुमारो इंशाल्लाह। कोई भी सवाल हो तो आप बाद में भी पूछ सकते हैं। ऑलराइट, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़।